The next topic is electric dipole in an uniform external electric field. क्या मतलब हुआ इसका? तो इसको आप ऐसे समझिए, अभी तक हमने क्या किया था कि डाइपोल से हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी एक्सियल लाइन पे क्या होती है, और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हमने ड्राइव किया था। अब हम देखेंगे कि कोई भी डाइपोल है, ठीक है ना, कोई भी डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव एंड, ठीक है ना। हमेशा डाइपोल जब भी बना तो याद रखना पहले नेगेटिव लेना है, बाद में पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये कोई भी डाइपोल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक्सटर्नल है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आई है, ठीक है ना, लेकिन वो हमें दी गई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर हम इस डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है चीज़? तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैसी है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्विडिस्टेंट होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी, ठीक है ना। तो किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया। अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये एंड कौन सा हो गया इसका? ये हो गया पॉजिटिव एंड हो गया इसका नेगेटिव। और ये कैसी है आपकी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस कर रखा है, ठीक है। और डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? तो डाइपोल की लेंथ होती है 2L, ठीक है ना। और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल, तो ये है। अब होगा क्या, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, और वो फोर्स कैसे लगेगा इसके ऊपर? देखिए ये पॉजिटिव एंड है और ये डाइपोल का नेगेटिव एंड, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस तरीके से, जो कि क्या करेगा, इसको अपोजिट एंड की तरफ मूव करवाएगा। तो ये एक फोर्स लगा F, और फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ड्राइव किया है उसका रिलेशन क्या है? QE, और चार्ज अपना क्योंकि नेगेटिव है तो F क्या हो जाएगा? -QE हो जाएगा। ऐसे इस एंड पे जो फोर्स लगेगा वो इसको इधर ढकेलेगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? F = QE। तो ये दो फोर्स लगे और दोनों ही जो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, तो किसी भी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखेंगे तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स जो होता है, एंगुलर फोर्स, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये घूमेगा। अब तो व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एक एंड पे तो लग रहेगा QE, दूसरे एंड पे क्या लगेगा? F = -QE, ठीक है। ये दो फोर्स इसके ऊपर लगेंगे। These two forces are equal and opposite in direction. Also, these forces acts along different lines, thus produces torque. तो आपने देखिए 11th क्लास में पढ़ा था कि मान लो हमारे पास ये कोई मेटल की रोड है, अब इसके ऊपर अगर ये फोर्स लगे, मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक है ना। और इफ F1 = F2, दोनों फोर्स के हैं बराबर हैं, तो उस केस में इस रोड की मूवमेंट के ऊपर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फोर्स की जो लाइन है वो सेम है, ठीक है ना। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है, ठीक है ना। सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस रोड की मूवमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नो मूवमेंट इन द रोड, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट इन द रोड में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी की जगह अगर मैं ये लाइन ऑफ एक्शन अगर चेंज कर दूं फोर्स की, सेम वही फोर्स है, ये F1 मान लीजिए, और ये देखिए अब लाइन ऑफ एक्शन मैंने चेंज कर दिया, ये F2 है, ठीक है ना। वेयर F1 = F2, दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करने लग जाएगा,
ठीक है ना, एक रोटेशनल मोशन इसके अंदर आ जाएगी। और रोटेट कैसे करेगा, फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना, ये सेंट्रल पॉइंट है तो इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है ना। तो यही चीज यहां पे कह रहा है। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करे, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, एक ट्विस्टिंग फोर्स ही होता है। तो दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑल्सो दीज फोर्सेज एक्ट्स अलोंग डिफरेंट लाइन्स। तो ये दोनों फोर्स जो है इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये क्या करेगा, इस डाइपोल के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो ये चीज यहां पे समझा रहा है कि दो फोर्स है, देखिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। इस वजह से इस टॉर्क के अंदर, इस डाइपोल के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगी इन द सेंस एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रही है। तो यू कैन से दैट टॉर्क इज नॉन जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब टॉर्क कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगी और ऑब्जेक्ट कैसे करेगा, रोटेट करेगा। क्लियर है इतना। बट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो। क्यों कि F, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ही क्या है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम नेट फोर्स देखें तो दोनों का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर वो जीरो लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगी, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी। अब ट्रांसलेशनल मोशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, ये स्लैंट प्लेन ले लीजिए और इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। तो जब इसको आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब कौन सी मोशन है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, फॉर एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ ए फैन, तो वो कैसी मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है। तो ये चीज कह रहा है कि इसमें नेट फोर्स जो लगेगा वो तो जीरो लगेगा, इस वजह से ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। कहने का मतलब ये डाइपोल अपनी ही जगह पे रहेगा, ये इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जीरो है। तो अब होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क, ठीक है ना, यानी कि रोटेशनल मोशन लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये घूमेगा, अपने ही पोजीशन पे घूमेगा ये, ठीक है ना, एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ना कि ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर। तो अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अपने डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी हो जाएगी, अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से बी से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये कहाँ मिलेगा, सी पॉइंट पे मीट करता है। तो ए सी जो डिस्टेंस है ये क्या है अपना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो वही है फोर्स इनटू ए सी। और फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू ई, ठीक है। और ए सी अपना क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ए सी। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये डाइपोल कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल जो है ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना, थीटा डिग्री पे। तो ये देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है 2l। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो वही चीज यहां लिखी हुई है 2l साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए Q2L ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, तो P हो गया तो PE साइन थीटा, ठीक है ना। इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो P क्रॉस E, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें केस स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो ये अपने पास आ गया एक्सप्रेशन टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन ए डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा अपना क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है ना। और साइन थीटा 1 कब होगा,
90 डिग्री पे, ठीक है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा विल बी 1। तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क। और ऐसे मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो वो कब होगा, 0 डिग्री के ऊपर, तो वहाँ पे टॉर्क क्या होगी आपकी 0। अब ये डिग्री क्या है, तो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर अगर मैं टॉर्क को इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, तो ये टॉर्क जो मैंने ये डाइपोल जो मैंने रखा है ये -q और ये +q, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कितने डिग्री पे रखा है, इसको 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया। तो जब 90 डिग्री पे प्लेस करूंगा तो अब इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर, जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स लगेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, ठीक है ना। और अगर इसी को पैरेलल रख दूं, अगर यहाँ पे ये रख दिया मैंने डाइपोल इस तरीके से, ये -q और ये +q। अब इस डाइपोल पे क्या होगा, अब ये कितना डिग्री इंक्लाइंड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगी, 0 लगेगी। कहने का मतलब अब ये स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है ना। अब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, ये स्टेबल स्टेट में आ गया, मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं 180 डिग्री पे घुमा के रख दूं तब भी इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वापस अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेबल स्टेट है, इसकी रेस्ट कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस पर। तो वही कह रहा है मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क कितनी होगी, इस पर 0 होगी। कब होगी, जब साइन थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना है अपना, 0 डिग्री है। क्लियर है। ऐसे ही मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम या फिर ये कह लो कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये स्टेबल स्टेट में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम वही टॉपिक है, यहाँ पे डाइपोल को किस में रख दिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। एक्सटर्नल जो है नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1 फोर्स, ठीक है, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है F2, तो यहाँ पे F1 विल नॉट बी इक्वल टू F2। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। यही होता है ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होती है। और हमें पता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है, QE, ठीक है। इसका मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही केस है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब जो फोर्स लगेंगे वो भी आपके फिक्स नहीं होंगे, तो नॉन इक्वल होंगे। तो नॉन इक्वल होंगे, इसका मतलब इस डाइपोल के ऊपर एक ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट पॉइंट बी। तो इससे होगा क्या, ये जो है डाइपोल ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा। अगर बी पे ज़्यादा होता फोर्स तो ये इसको इस तरफ मूव करवाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है नॉन जीरो है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन इसमें प्रोड्यूस होगी। दूसरा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इसके अंदर एक टॉर्क भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब टॉर्क भी आपकी क्या है, नॉन जीरो होगी। इसका मतलब एक रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, एंड कंबाइंड दीज टू विल गिव राइज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, रोलिंग मोशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट भी करेगा और साथ में घूमेगा भी, गोल गोल भी घूमेगा, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि स्लैंट हाइट के ऊपर कोई बॉल है,
तो बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रही है, इसका मतलब उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और क्योंकि ये बॉल रोटेट करते हुए आ रही है तो रोटेशनल मोशन भी है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये रोलिंग मोशन प्रोड्यूस होगी। तो जब भी हम एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल को रखेंगे तो उसके अंदर रोलिंग मोशन प्रोड्यूस होगी, और अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें प्योरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है। क्लियर है?